हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मरियम और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर गुडविल। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हमें देखना है कि हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुडविल एक्चुअल में है क्या। तो किसी बच्चों को ये नहीं बताओ कि गुडविल होती क्या है। गुडविल जो होती है, गुडविल इज़ अ रेपुटेशन। गुडविल क्या है? किसी भी फर्म की रेपुटेशन है जो हेल्प करती है फर्म को हाई प्रॉफिट्स कमाने में, क्योंकि जो उसने पास्ट में जो एफ़र्ट कर रखे थे, जो उन्होंने पास्ट में अपने एफ़र्ट करे थे, उसकी वजह से गुडविल हेल्प करती है किसी भी फर्म को हायर प्रॉफिट कमाने में। ठीक है, अब आपको शायद ऐसे समझ में ना आया हो तो देखिए, जैसे मान लीजिए दो फर्म है, दोनों का बिजनेस टाइप जो है वो सेम है, मतलब दोनों का फूड का काम है, दोनों फूड की फर्म है। ठीक है, तो एक जो फर्म है, नंबर 1 जो फर्म है, उसका जो फूड है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत अलग अलग वैरायटी के फूड ये प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को। लेकिन जो दूसरी फर्म है, ना तो उसके खाने की जो क्वालिटी है वो अच्छी है और ना ही उसके पास वैरायटी है। तो क्या होगा, जो कस्टमर्स होंगे वो किसके पास विजिट करेंगे? नंबर 1 फर्म के पास। मतलब जो नंबर 1 फर्म जो है उसने अपनी रेपुटेशन बना रखी है मार्केट में, उसने अपना नाम बना रखा है मार्केट में। तो गुडविल सिंपल लैंग्वेज में एक यही है कि गुडविल एक रेपुटेशन होती है, मतलब जो नाम बनाया होता है किसी भी फर्म ने मार्केट में, वो आपकी गुडविल होती है। ये सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, अब गुडविल क्या होती है? गुडविल क्या होती है? एक इनटैंजिबल एसेट होती है। किसी को ये नहीं पता होगा कि एसेट क्या होती है। तो एसेट कोई भी वो चीज़ जो कि फ्यूचर में आपको मनी में कन्वर्ट हो सकती है, वो आपकी एसेट होती है। कोई भी चीज़ जो कि फ्यूचर में मनी में कन्वर्ट हो सकती है, वो आपकी एसेट होती है। एसेट भी दो तरीके की होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो होती है जिसको हम टच कर सकते हैं और इनटेंजिबल एसेट वो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग और स्कूटर, और इनटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट। ये सब एसेट वो हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। गुडविल हमारी रेपुटेशन होती है लेकिन हम इसे टच नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, हमारी इनटैंजिबल एसेट है। अब जो गुडविल होती है उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। गुडविल जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल, मान लीजिए आपका एक एंटरप्राइज है और वो मैंने आपसे परचेज़ कर लिया। ठीक है, आपका जो नाम था, मतलब सब कुछ था, वो मैंने आपका परचेज़ कर लिया, तो क्या होगी? वो परचेज गुडविल होगी। अब मान लीजिए कि मेरा एक एंटरप्राइज़ है, मेरी एक फर्म है और मैंने क्या किया, अपने फर्म का खुद नाम बनाया, अपनी फर्म की गुडविल खुद बनाई है, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। ठीक है, जो परचेज गुडविल होती है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो हमारी एसेट नहीं होती। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? गुडविल का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंट्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे गए हैं। और गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। उसके अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ना तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और ना ही ये हमारी एसेट होती है। ये हमारी एसेट इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसको जो है हमने खुद जनरेट करा है, इसके लिए हमने कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं करा है, मतलब इसके लिए हमने कोई कैश नहीं पे करा। परचेज गुडविल में क्या होता है, हम इसके लिए कैश पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने परचेज करी है, इसके लिए हम कैश पे करते हैं। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमने खुद जनरेट करी है और इसके लिए हमने कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं करी है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे गुडविल के फीचर्स, कि गुडविल के फीचर्स क्या हैं या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। गुडविल क्या है? एक इनटैंजिबल एसेट है। इनटैंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, और एसेट वो जो कि इन फ्यूचर मनी में कन्वर्ट हो सकता है। तो गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है। इट हेल्प्स द फर्म इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल हेल्प करता है किसी भी फर्म को, एंटरप्राइज को, हाई प्रॉफिट कमाने में। गुडविल इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल जो है एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होते हैं जो कि ना तो टेंजिबल होते हैं और ना ही इनटेंजिबल होते हैं, मतलब ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है कि गुडविल इज़ अ फिक्टिशियस एसेट, तो आपको इसका आंसर लिखना है फॉल्स। गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। इट कम्स इन एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। गुडविल जो है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को अफेक्ट करता है, जैसे कि लोकेशन। अगर आपकी जो लोकेशन है वो अच्छी होगी तो क्या होगा, आपकी गुडविल अच्छी, मतलब इंक्रीज़ होगी, तो ये भी गुडविल का फीचर है। फिर आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है या फिर आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, ये सब गुडविल के फीचर्स हैं। अब नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या है, हम गुडविल कैलकुलेट करते क्यों हैं? नंबर 1 इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कई सारे पार्टनर्स होते हैं। अब मान लीजिए जो पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं,
उसकी वजह से क्या होगा, हमें गुडविल कैलकुलेट करने की नीड पड़ती है। नंबर सेकंड इज़ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आपकी फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तब गुडविल कैलकुलेट होगी। डेथ हो गई किसी पार्टनर की या फिर पार्टनर रिटायर हो गया तब गुडविल कैलकुलेट होगी। नंबर फोर्थ इज़ एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म। इसका मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक फर्म बना रहे हैं। 2 या 2 से ज़्यादा फर्म मिलकर एक फर्म बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 + 2 + 3, मतलब ये एक फर्म बना रहे हैं, उस टाइम पे भी गुडविल कैलकुलेट होती है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज़ सोल्ड, अगर आप जो है अपनी पार्टनरशिप फर्म को सोल्ड कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं, तब भी गुडविल कैलकुलेट होगी। या फिर जो पार्टनरशिप फर्म है, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, या फिर अपनी जो आप है पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे भी गुडविल कैलकुलेट होती है। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आपके फर्म का जो मैनेजमेंट है, मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो इफेक्टिव होंगे, मतलब अच्छे होंगे, और उनका जो रिलेशन होगा कस्टमर के साथ वो बहुत अच्छा होगा और वो जानते हैं कि कस्टमर को कैसे डील करना है, तो क्या होगा, आपकी जो गुडविल है वो इंक्रीज़ होगी। अगर नंबर सेकंड इज़ फेवरेबल लोकेशन। अगर आपकी जो फर्म है वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पर कस्टमर का ज़्यादा आना जाना है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो गुडविल होगी वो इंक्रीज़ होगी। अगर आपकी फर्म ऐसी जगह है जहाँ पर कस्टमर का आना जाना ही नहीं है, तो क्या होगा, आपकी गुडविल ही नहीं बनेगी। नंबर थर्ड इज़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर आपकी फर्म जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, कस्टमर वापस वहीं पे विजिट करेंगे। नंबर फोर्थ इज़ पास्ट परफॉर्मेंस। अगर आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है, मतलब अगर आपके एंटरप्राइज़ की जो परफॉर्मेंस है पास्ट की वो अच्छी है, मतलब आपके रिलेशनशिप कस्टमर के साथ और आपने सब कुछ गुड क्वालिटी उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया था, या फिर आपने कुछ अलग चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करवाई थी, तो क्या होगा, आपकी गुडविल इंक्रीज़ होगी। अदर फैक्टर्स जैसे कि आप अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, या फिर आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं और गुड लेबर रिलेशनशिप है, जो कि आपके वर्कर्स हैं, जो कि आपके एंटरप्राइज में काम करते हैं, अगर आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो क्या होगा, आपकी गुडविल इंक्रीज़ होगी। नाउ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। हम गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मैथड है। नंबर 1 इज़ एवरेज प्रॉफिट मैथड, नंबर 2 इज़ सुपर प्रॉफिट मैथड, एंड नंबर 3 इज़ कैपिटलाइजेशन मैथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी फर्दर 2 पार्ट हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसमें क्या होता है, गुडविल जो कैलकुलेट होती है वो होती है पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर, उनका एवरेज करा जाता है और फिर गुडविल कैलकुलेट करी जाती है। लेट्स सी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? इसमें फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट जो होगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा ये आपको गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होगा वो गिवन होगा, और नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है। नंबर ऑफ ईयर परचेज वो होता है कि पास्ट में जो आपने एफर्ट करे हैं उसकी वजह से आप आगे कितने साल तक सेम प्रॉफिट कमा सकते हो। मतलब फॉर हाउ मैनी ईयर्स द फर्म कैन अर्न सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट। आपने जो पास्ट में एफर्ट करे हैं उसकी वजह से आगे आप कितने साल तक सेम प्रॉफिट कमा सकते हो, वो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, जितने भी साल के प्रॉफिट दे रखे हो आप उनका सम कर दोगे और फिर अपॉन कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स से, जितने साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे उससे डिवाइड कर दोगे। एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम। है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? ये आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। आप जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन में पुट कर देना, बस सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है और गुडविल निकालनी है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें मिल गया, 2 ईयर परचेज के बेस पे हमें गुडविल निकालनी है। अब प्रॉफिट दे रखे हैं आपको कितने साल के? 3 साल के, 10,000, 20,000 और 30,000। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इनका एवरेज करोगे। ऐसे कैसे? आप इन्हें यहाँ पर रख दो,
सबसे पहले हम सम करते हैं इनका, 10,000, 20,000 और 30,000। फिर करेंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स से इसको डिवाइड। कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं? 3 साल के। तो ये आ जाएगा आपका 60,000 अपॉन 3, 20,000। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 20,000 आ गया। अब आप इसको सिंपल क्वेश्चन में पुट कर दो, मतलब आपने फॉर्मूले में पुट कर दो। तो आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 20,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है आपका? 2। तो 20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 40,000 आपकी जो है गुडविल आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ये जो है ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हमें कोई एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना था। अब क्या होगा आगे जो है आपको यहाँ पर आपको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेना होता है, लेकिन आगे क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या करेंगे हम पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर उनका एवरेज करेंगे और फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं ये कैसे करना है। एबनॉर्मल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए हमें उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें लेस करनी पड़ती हैं। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो ऐड होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें ऐड होंगी और ये सब चीज़ें माइनस होंगी। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि मतलब ये चीज़ें हैं क्या। एबनॉर्मल लॉस जैसे कि आपको लॉस हो गया फायर से, लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर, या फिर आपने क्या किया, कोई मशीनरी बेची थी, मतलब कोई मशीन सेल करी थी और उस पर आपको लॉस हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है हमें ऐड करनी पड़ती हैं क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस कौन से लॉस होते हैं? जो कि रेगुलरली नहीं होते, मतलब कि जैसे अगर मान लो आपके एंटरप्राइज में, आपकी फर्म में चोरी हो गई, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगले साल भी चोरी होगी, या फिर आपके फर्म में आग लग गई तो ज़रूरी तो नहीं है कि क्या कहते हैं इस साल भी आग लगी, अगले साल भी और उससे अगले साल भी। तो एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जो कि रेगुलरली नहीं होते और जो आपके बिज़नेस से मतलब रिलेटेड नहीं होते। मतलब आपका जो बिज़नेस है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मशीनरी सेल करोगे और उस पर आपको लॉस हो गया तो वो आपका लॉस नहीं है, वो आपका नॉर्मल लॉस नहीं है, वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। इसी तरह अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू मतलब कि ज़्यादा लिख रखा है, अपनी बुक में ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिख रखा है। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कि आपके ईयर के स्टार्टिंग में होता है और वो आपने अगर ज़्यादा लिख रखा है तो आप उसे ऐड करोगे। इसी तरह अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक कम लिख रखा है तो उसे ऐड करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब के बड़े खर्चे, उसे आपने क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख रखा है अपनी बुक में, मतलब आपने उसे डे टू डे लाइफ के खर्चों में लिख रखा है कि जो रोज़ के जो एक्सपेंडिचर होते हैं आपने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया। तो क्या करोगे आप ऐड करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि मान लीजिए आपने मशीनरी परचेज करी तो ये आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आपने उसे क्या कर दिया, आपने उसे परचेज अकाउंट में लिख दिया कि मतलब हमने गुड्स एंड सर्विसेज मतलब गुड्स परचेज करे हैं, तो आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको उसे ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने क्या किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस जो था वो ऐड हो रहा था, इसी तरह यहाँ पर एबनॉर्मल गेन जो होगा वो माइनस होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिख रखा है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक कम लिख रखा है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। और नॉन रिकरिंग इनकम, कुछ इनकम जो कि हमने मतलब एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हमें इनकम होगी लेकिन वो इनकम हो गई तो उसे भी हमें माइनस करना पड़ेगा। या फिर कुछ फ्यूचर एक्सपेंस जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है, मैनेजमेंट कॉस्ट जो होती है एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है, तो इसे हमें अपने प्रॉफिट में से माइनस करना होता है। लेकिन क्या होगा आगे क्वेश्चन में ये चीज़ें माइनस नहीं हो रखी होंगी या फिर ये फ्यूचर एक्सपेंस होंगे, मतलब आगे फ्यूचर में होने वाले होंगे और ये माइनस नहीं हो रखे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें सबको माइनस करना पड़ेगा। एक और यहाँ पर लिख लेना नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, मतलब वो एक्सपेंस जो कि हमने नहीं सोचे थे और वो हो गए तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ सबसे पहले देख लिया आपको 2 ईयर परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है। जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वो चीज़ आप नोट करते रहना। फिर आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 3 साल के, वही सेम वाला एग्जाम्पल लिया है, बस मैंने इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर दी है। तो हमें दे रखे हैं प्रॉफिट 2017 to 18 का 10,000, 19 का 20 और 20 का 30,000। अब इसके आगे कुछ एडजस्टमेंट लिखी हुई हैं। अब इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000, जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट में से माइनस हो रखा होता है और वो एबनॉर्मल लॉस होता है। हमें कौन सा चाहिए, नॉर्मल, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं।
तो सॉल्यूशन देख लेते हैं सबसे पहले हम इसका। सबसे पहले हमें मिला था नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। जो जो चीज़ मिलती रही है बस आप उसको लिखते जाइए और फॉर्मूला में पुट करिए और गुडविल निकालो। फिर क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। थोड़ा सा लाइट चल रहा है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2018 का दे रखा है आपको 10,000, 19 का दे रखा है 20, फिर ये 30,000। अब जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये 20,000 हमने ऐड कर दिया। एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं, ये 10,000 हमने माइनस कर दिया। और फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक अपनी बुक में ज़्यादा लिखा हुआ है तो हम उसे वापस क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 20,000 ऐड, अब ये कितना हो गया 30,000, ये हो गया 30,000, सॉरी 10,000, और ये हो गया आपका 50,000। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना, 90,000। अब आप क्या करोगे, इसका एवरेज निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो सम ऑफ ऑल प्रॉफिट कितना है, 90,000, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं हमें, तो ये आ जाएगा आपका 30,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समझ जाना। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारा 2, तो गुडविल आ गई हमारी 60,000। बस आपने क्या करना है, जो जो आपको मिलता जाए उसे उसे क्वेश्चन में पुट करिए, उसे उसे फॉर्मूला में पुट करिए और गुडविल निकाल लीजिए। अब हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। आपको 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। 2018 का 1 लाख, 19 का 1,25,000, 2020 का 1,12,500। और लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2। और इसके साइड में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, देख लेते हैं। इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। 2018 में हमें एक एबनॉर्मल गेन हुआ है, एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 2019 में हमें एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है 25,000 का, इसे हम ऐड करेंगे। और इस 2020 में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने आपको क्या बताया था, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम है तो उसे हम माइनस करते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है और ये माइनस नहीं हुआ है और ये फ्यूचर में होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2018, 19 इसमें दे रखा है आपको 1 लाख, 1,25,000 और ये 1,12,500। इसमें था आपके पास एक एबनॉर्मल, इसमें आपके पास एबनॉर्मल गेन, इसमें आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है 12,500 का। एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 87,500। फिर इसमें था आपका एक एबनॉर्मल लॉस 25,000 का, उसे हम ऐड करेंगे 25,000, ये हो जाएगा आपका 1,50,000। फिर इसमें क्या लिखा होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि आपका एक्सक्लूड है, मतलब आपने उसे माइनस नहीं करा है, तो आप क्या करोगे, उसे आप माइनस करोगे 12,500। तो ये बन गया आपका 1 लाख, ये 1 लाख बन गया आपका 3,37,500। फिर हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट आया हमारा 3,37,500 अपॉन नंबर ऑफ ईयर है हमारे 3, ये आ जाएगा 1,12,500। गुडविल निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास
एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1,12,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा था हमें 2, आ गया आपका 2,25,000।